हेलो क्लास 6 स्टूडेंट हिंदी में आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 जिसका नाम है मेरा बचपन। तो इसके जो राइटर हैं राइटर हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं ये बेटा बहुत ही बड़े कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार तक मिले हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि और उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है। जो रविंद्रनाथ थे ये कैसे परिवार से थे, ये एक बहुत ही धनी परिवार से थे। और उन दिनों धनी परिवार में क्या होता था कि जो बच्चे होते थे उन्हें कौन रखते थे, नौकर रखते थे। और वो अपनी माँ से रात के समय ही माँ के पास जाते थे और पिता से तब उनकी मुलाकात होती थी अगर उन्हें कोई बीमारी वगैरह हो गई। तो उनके यहाँ भी एक ऐसा ही नौकर था जिसका नाम था ब्रजेश्वर। उसके कैसा मतलब दिखने में कैसा था, उसके केस भूरे थे, उसकी दाढ़ी भी भूरी थी और उसकी चेहरे की जो चमड़ी हुई थी वो सूखी हुई थी। स्वभाव कैसा था, गंभीर था और वह छुआछूत को बहुत मानते थे और खाने में बहुत ही ज़्यादा लालची थे। हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसते थे और दूर बैठकर पूरी हिलाते रहते थे और पूछते रहते कि और लेने गया, जैसे दूर से दिखाते रहे, पूछते रहे कि भाई पूरी ले लो, लेकिन देते नहीं थे। कम खाकर भी मैं कमज़ोर नहीं ताकतवर था, कभी बीमार नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं मुझे पता भी नहीं था। ये सारी बात कौन कह रहा है? लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। जब स्कूल जाने का मन न होता तो कभी पेट दर्द का बहाना कर देता। इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती थी, मुस्कुरा कर कहती स्कूल मत जाओ। नौकर मुझे रामायण और कहानियाँ सुनाया करते थे जिसे मतलब बहुत ध्यान से सुनते थे लेखक। जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता था तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते थे। फिर कहते थे छोटे मालिक इसके बाहर नहीं निकलना, तुम जानते हो कि लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलने से सीता मैया का क्या हाल हुआ था। तो वो रामायण की कहानी सुनाते थे तो उसमें बताते थे कि ये लाइन उनके चारों तरफ खेल देते थे लेखक के, रविंद्रनाथ ठाकुर के, और कहते थे कि तुम्हें इसके बाहर नहीं निकलना है, बाहर निकलोगे तो मतलब तुम्हें भी राक्षस पकड़ कर ले जाएगा जैसे सीता मैया को लेकर चला गया था। ओके स्टूडेंट, थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया और मुझे अपने भाई बहनों से मिलने जुलने का मौका दिया जाने लगा। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था। कितनी संतान थे? 14वीं। मेरे कई भतीजे और भांजे थे, मुझसे बड़े थे। मेरी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे साथी थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता था कि शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता क्यों नहीं जाना, पिताजी वहाँ रहते हैं, वहाँ उनका मकान है। सत्य कहता था लेकिन वहाँ का सफ़र बहुत खतरनाक है, वहाँ रेलगाड़ी से जाना होता है, रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चली जाती है। मैं जब बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया, तब जाना। रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी जैसे सत्य ने बताई थी। मैं 8 साल का था। मुझे पढ़ाने के लिए मास्टर जी आया करते थे। एक बार बरसात के मौसम में सड़क पर पानी भरा हुआ था। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी ना आए, लेकिन मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फैल गया और सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा छाता दिखाई पड़ा। अब कोई उपाय नहीं था, मुझे नींद भी आने लगी थी। अजीब बात यह है कि उनके जाते ही मेरी आंखों की नींद भी गायब आ गई थी। मतलब जब मास्टर जी पढ़ाने आ रहे थे जब तो उन्हें नींद आ रही थी और उनके जाते ही उनकी नींद भी गायब हो गई। तो शुरू में उनका क्या होता था, शुरू में उनका मन शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी रोता गिड़गिड़ा आकर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, पर वह दिन जल्दी आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए रोओगे। और वह सच में वो दिन जल्दी आ गया। पहले ही दिन मुझे स्कूल से नफरत हो गई और मैं क्या करता था, अपने जो मेरे मुंशी जी थे उनसे छुट्टी के लिए अर्जी लिखवाने के लिए विनती करता था। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे बहुत मज़ा आता था। तो उन्हीं दिनों में क्या हुआ, कविता भी लिखने लगे। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरते। सत्य और सोमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ी थी, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। और फिर मेरे शिक्षकों ने भी मेरी कविताएं पढ़ी तो और तारीफ़ की। यह बात पिताजी के पास पहुंची, उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा दिए। स्कूल से अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चल रही थी। घर पर ही गणित और विज्ञान, चित्रकला और संगीत भी ठाकुर जी को मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर को
सुनाए जाते थे, मतलब सिखाए जाते थे। शरीर को स्वस्थ बनाने पर जोर दिया जाता था। घर में संगीत के स्वर गूंजते रहते, तरह तरह के लोग घर पर आते रहते थे। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों, रीति रिवाजों को याद रखना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो चुका था। अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने में रुचि जागी। वे किताबें सोने वाले कमरे में अलमारियों में बंद रहती थी। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से चाबी के गुच्छों को चुराना पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए हुए थे, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता, उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कई किताबें पढ़ने लगता। जब मैं 12 वर्ष का था तो मेरा उपनयन संस्कार किया गया। केसरिया कपड़े पहनकर सिर मुंडाए गए। मेरे कमरे में गायत्री मंत्र का जाप करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं सिर्फ इस बात से परेशान था कि मुंडे हुए सिर के साथ स्कूल कैसे जाऊंगा। जैसे आपके भी बाल उतर जाते हैं तो आपको भी अच्छा नहीं लगता ना स्कूल में आना, इसी तरह रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी ये बात मतलब सता रही थी। लेकिन इसकी नौबत तो नहीं आई। उत्सव समाप्त होते ही पिताजी ने मुझे बुलाया। तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे? घर से निकलकर यात्रा पर जाने में मुझे बहुत खुशी मिली। पिताजी के साथ शांति निकेतन आया। पिताजी ने नज़दीक आने पर वह पहला मौका था। पिताजी मुझे छोटे मोटे काम करने के लिए कहते। मैं उनकी घड़ी में चाबी देता और खुरदरे पैसों को संभालता, भिखारियों को भीख देता। पहले जो घड़ी होती थी वो कैसे चलती थी, वो उनमें चाबी भरनी होती थी। वहीं मुझे पता चला कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाता, अपने पैर सामने फैला लेता और लिखने लगता। कुछ दिनों के बाद अमृतसर गए। वहाँ पर 1 महीना ठहरे। पिताजी ने मुझे अंग्रेज़ी, बांग्ला, व्याकरण और संस्कृत व खगोल विज्ञान पढ़ाते थे। वे सादा खाना खाते जो मुझे अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिताजी का दूसरा ही रूप देखने को मिला। जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ांस्को में हम लोग उनसे डरते थे। क्या जब उनके साथ वो बाहर निकले, उनसे क्लोज हुए, तो तब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी कितने अच्छे हैं। और खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? इसे कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, जो अंतरिक्ष के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है। घर लौटकर मैं अपनी यात्रा के किस्से सबको सुनाया करता था। माँ को मुझ पर बड़ा गर्व होता। घर में मेरे भाई ज्योतिरिंद्र और भाभी कादम्बरी मुझे कविता से जुड़ने में मदद करती थी। माँ की मृत्यु के बाद बड़ी बहन सौदामिनी मेरा ध्यान रखने लगी थी। नाटक और संगीत के अलावा ज्योतिरिंद्र की रुचि घुड़सवारी और तैराकी में थी। वह मुझे घुड़सवारी तैराकी सिखाते। एक बार वह मेरे लिए किराए का टट्टू ले आए। मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा कि ज्योति दादा का भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। ज्योतिरिंद्र दादा नाटक लिखकर, बड़े भाई को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। नाटक लिखा करते थे। नाटक के लिए गीत मुझसे लिखवाते थे। नाटक के बीच में जब वे गीत गाए जाते तो सबको बड़ा आश्चर्य होता कि एक कम उम्र के लड़के ने यह गीत लिखा है। मैं 16 साल का हो गया था। मेरे भाई बहन मेरे भविष्य को लेकर चिंता करने लगे थे। भाई सत्येंद्रनाथ ने सुझाव दिया कि इसे इंग्लैंड भेज दिया जाए। मुझे वहाँ मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी, यानी कि 10वीं। मैट्रिकुलेशन क्या कहते हैं? 10वीं की। इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे अहमदाबाद के सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने के बाद मेरे इंग्लैंड रवाना होने का वक्त आ गया। 20 सितंबर 1878 की शाम 5 बजे मुझे समुद्री जहाज़ से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। डेक के रेलिंग के पास अकेला खड़ा हुआ मैं तट और जहाज़ के बीच को बढ़ता हुआ अंतर देख रहा था। अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। मैं फ़ौरन डेक से हट गया और अपने केबिन में जाकर लेट गया। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। ये चैप्टर आपको भी अपनी बुक में से पढ़ना है और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर आपने देखा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर बचपन से ही कितने अच्छे और होशियार थे और कितनी छोटी उम्र में उन्होंने अपने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। तो आप भी अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानिए और उसे बाहर निकालिए। थैंक यू।